2025 में एक जबरदस्त ज़ॉम्बी सर्वाइवल सीरीज सामने आई है जिसमें थाईलैंड के पॉपुलर स्टार्स नजर आते हैं। एक्टर्स की एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस दोनों ही काफी शानदार हैं। शुरुआत से ही इसका माहौल देखकर आपको ज़ॉम्बी स्कूल जैसी सर्वाइवल स्टोरीज की याद आ सकती है। कहानी की शुरुआत थाईलैंड के बैंकॉक की एक मशहूर यूनिवर्सिटी से होती है, जहां अचानक एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। देखते ही देखते इन्फेक्शन इतनी तेजी से फैलता है कि पूरी यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी मच जाती है। जो कुछ स्टूडेंट्स अभी तक बच पाए हैं वो एक साथ मिलकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के ज्यादातर एग्जिट्स ज़ॉम्बीज ने घेर रखे हैं। मजबूरी में बचे हुए स्टूडेंट्स एक बंद क्लासरूम के अंदर छिप जाते हैं और बाहर निकलने का मौका तलाशने लगते हैं। इसी बीच एनिंग जल्दी से अपने प्रोफेसर को फोन करती है। दरअसल उसकी माँ पिछले 6 महीनों से बेड पर बेहोश पड़ी हुई है। एनिंग जानती है कि इस हालत में वो खुद यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए वो बाहर मौजूद प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी माँ का ख्याल रखें। लेकिन तभी क्लासरूम के बाहर ज़ॉम्बीज दरवाजे और विंडोज पर जोर जोर से हमला करने लगते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि एनिंग को मजबूरी में अपना फोन काटना पड़ता है। उधर टीवी पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है। गवर्नमेंट ऑफिशियली बैंकॉक में इमरजेंसी घोषित कर देती है और सबसे शॉकिंग बात सामने आती है, इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक की शुरुआत उसी यूनिवर्सिटी से हुई है जहां एनिंग इस वक्त फंसी हुई है। ये खबर सुनते ही प्रोफेसर के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगती है। वो चुपचाप बेडरूम में जाता है और वहां रखे एक मेटल बॉक्स को खोलता है। उस बॉक्स के अंदर कुछ अजीब तरह की मेडिसिन्स रखी हुई थी। प्रोफेसर उन मेडिसिन्स को कुछ देर तक देखता है और फिर एनिंग की माँ की तरफ नजर करता है। ऐसा लगता है जैसे इस पूरे आउटब्रेक को लेकर उसके पास कोई ऐसा राज है जिसके बारे में बाकी लोगों को बिल्कुल पता नहीं। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के एक और क्लासरूम में कुछ सर्वाइवर्स खुद को ज़ॉम्बीज से बचाने के लिए दरवाजे को मजबूती से ब्लॉक कर रहे होते हैं। उनमें मौजूद कैट काफी समझदार लड़की है। उसे अच्छी तरह पता है कि वो ज्यादा देर तक इस क्लासरूम में सुरक्षित नहीं रह सकते। उसका मानना है कि ज़ॉम्बीज किसी न किसी तरह इस जगह तक जरूर पहुंच जाएंगे। तभी अचानक किसी की नजर बाहर विंडो की तरफ जाती है। वो सभी को सजेस्ट करता है कि क्लासरूम में छिपे रहने के बजाय बाहर बालकनी में जाकर दूसरी जगह पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। सभी लोग डरते डरते बालकनी पर पहुंचते हैं। नीचे यूनिवर्सिटी के मैदान से लगातार चीखने की आवाजें आ रही होती हैं, इसलिए हर किसी की हालत खराब हो जाती है। तभी एक स्टूडेंट दूर सामने वाली टीचिंग बिल्डिंग की तरफ देखता है। उसे वहां भी कुछ लोग दूसरी बालकनी पर नजर आते हैं, लेकिन उनमें से एक चेहरा उसे जाना पहचाना लगता है। वो तुरंत फोन निकालकर उन्हें कॉल करता है। उधर एनिंग को भी पता चलता है कि सामने वाली बिल्डिंग में उसका छोटा भाई एनोंग मौजूद है। दोनों सिबलिंग्स एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाते हैं, लेकिन तभी अचानक ऊपर से एक इंसान नीचे गिर जाता है। ये देखकर दोनों तरफ मौजूद सर्वाइवर्स के होश उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद एजिन एनिंग का फोन ले लेता है। वो सभी को एक सेफ जगह का आइडिया देता है, लाइब्रेरी में रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसलिए वहाँ ज्यादा लोगों के होने की उम्मीद नहीं थी और इस सिचुएशन में जितने कम लोग होंगे उतना ही कम खतरा होगा। दोनों बैल्कनीज पर मौजूद सर्वाइवर्स इस प्लान के बारे में सोचते हैं और आखिरकार अग्री कर लेते हैं कि लाइब्रेरी ही उनका सबसे अच्छा शेल्टर हो सकता है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम अभी भी सामने थी। लाइब्रेरी वहाँ से काफी दूर थी। उन्हें रास्ते में बार बार ज़ॉम्बीज से बचना पड़ता, इसलिए आगे बढ़ने की स्पीड काफी स्लो होने वाली थी। इसी दौरान लॉन्ग हेयर्ड शाओमे बार बार अपने पिता को फोन करने की कोशिश करती है। उसे डर था कि यूनिवर्सिटी के बाहर उसके पिता के साथ कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया। तभी कैप पहना हुआ एक लड़का उसका फोन छीन लेता है। वो उसे समझाता है कि इस समय बार बार फोन करना खुद को खतरे में डालने जैसा है। लेकिन तभी सभी सर्वाइवर्स को एहसास होता है कि ज़ॉम्बीज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अब बैल्कनी से बाहर निकलना भी लगभग इम्पॉसिबल हो चुका था। तभी कर्ली हेयर्ड लड़का अपने बैकपैक से एक ब्लूटूथ स्पीकर निकालता है। उसके दिमाग में एक रिस्की आइडिया आता है। अगर स्पीकर को सामने वाली बिल्डिंग के पास रख दिया जाए और उसमें तेज आवाज चला दी जाए तो ज़ॉम्बीज का ध्यान सर्वाइवर से एनकाउंटरिंग दूसरी तरफ किया जा सकता है। आइडिया रिस्की जरूर था, लेकिन फिलहाल उनके पास यही सबसे अच्छा ऑप्शन था। सभी लोग इस प्लान से अग्री कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही सवाल आता है कि स्पीकर को लेकर सामने वाली बिल्डिंग तक कौन जाएगा, अचानक वहाँ मौजूद सभी लड़के चुप हो जाते हैं। हर कोई अपनी नजरें नीचे कर लेता है। कैप वाला लड़का ये देखकर इरिटेट हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि कोई भी अपनी जान रिस्क में डालने के लिए तैयार नहीं है। आखिरकार वो खुद आगे आता है और कहता है, अगर तुम लोगों में से कोई नहीं जाएगा तो मैं खुद जाकर ये काम करूंगा। उसकी बात सुनकर बाकी लड़के शर्म से वहीं खड़े रह जाते हैं और अब वो अकेला ही इस खतरनाक मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। स्पीकर को हाथ में लेकर कैप वाला लड़का धीरे धीरे दीवार के किनारे आगे बढ़ने लगता है। उधर बैल्कनी में खड़े सभी लोग
टेंशन में अपनी मुट्ठियां कसकर पकड़े हुए थे। तभी शॉर्ट हेयर्ड लड़की अपना फोन निकालती है। दरअसल अभी अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल मैसेज आया था। सिचुएशन अब कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी, इसलिए अथॉरिटीज ने इन्फेक्टेड एरिया की वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन सर्विसेज बंद करने का फैसला कर लिया था। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। कुछ लोग गुस्से में बड़बड़ाने लगते हैं, क्या गवर्नमेंट ने हमें छोड़ दिया है? इसी बीच कैप वाला लड़का सामने वाली टीचिंग बिल्डिंग के मेन हॉल तक पहुंच चुका था। वो अब इतनी दूर आ चुका था कि यहाँ स्पीकर की आवाज ज़ॉम्बीज को सर्वाइवर से काफी दूर खींच सकती थी। वो बहुत सावधानी से स्पीकर को जमीन पर रखता है, लेकिन जैसे ही वो उसे ऑन करता है, अचानक स्पीकर से स्टार्टअप साउंड निकल जाती है। कैप वाले लड़के की तो सांस ही अटक जाती है और वो डर के मारे जमीन पर बैठ जाता है। वो जल्दी से चारों तरफ देखता है। कुछ पल तक वहाँ कोई हलचल नहीं होती। वो राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी दूसरी मंजिल की बालकनी पर अचानक एक ज़ॉम्बी नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ अनिंग और उसके साथियों का रास्ता अब तक काफी स्मूथली चल रहा था। सिर्फ एक पोनीटेल वाली लड़की का पैर गलती से मुड़ गया था। बाकी सभी लोग अभी ठीक थे। दरअसल उन्होंने ज़ॉम्बीज के बिहेवियर को अच्छी तरह समझ लिया था। ज़ॉम्बीज सिर्फ आवाज की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते थे, बल्कि उन्हें लाइट सोर्सेज भी अपनी तरफ खींचते थे। इसलिए अनिंग और बाकी सर्वाइवर्स स्ट्रीट लाइट से दूर रहकर अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे। जब तक वो रोशनी और अननेसेसरी नॉइज से बचते, ज़ॉम्बीज को उनका पता लगाना मुश्किल था। लेकिन इंजर्ड पोनीटेल लड़की की वजह से उनकी स्पीड काफी कम हो गई थी। उसके पैर की हालत खराब थी और चलते समय निकलने वाली आवाजों ने आसपास के ज़ॉम्बीज को अलर्ट कर दिया। अचानक सभी लोग वहीं रुक जाते हैं। कोई सांस तक लेने की हिम्मत नहीं करता। उधर कैप वाली लड़की कंफर्म कर लेती है कि दूसरी मंजिल वाला ज़ॉम्बी अभी तक उसे देख नहीं पाया है। वो अपने माथे का पसीना साफ करती है और तेजी से बालकनी की तरफ वापस भागती है, जहां उसके बाकी साथी उसका इंतजार कर रहे थे। कर्ली हेयर लड़का पहले से ही तैयार था। वो तुरंत अपना फोन निकाल कर म्यूजिक प्लेयर ऑन करता है। अगले ही पल ब्लूटूथ स्पीकर से इतनी तेज आवाज निकलती है कि पूरा हॉल गूंज उठता है। चारों तरफ ज़ॉम्बीज के कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। एक एक करके सारे ज़ॉम्बी स्पीकर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इससे सिर्फ कैप वाले लड़के और उसके साथियों को ही राहत नहीं मिलती, एनिंग और उसकी टीम को भी आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। अब दोनों ग्रुप्स तेजी से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन इंजर्ड पोनीटेल लड़की अब बिल्कुल नहीं चल पा रही थी। तभी मिडिल पार्ट हेयर स्टाइल वाला लड़का तुरंत उसके पास बैठता है और उसे अपनी पीठ पर उठाने की कोशिश करता है। अचानक ऊपर से खून की एक बूंद उसके ऊपर गिरती है। वो ऊपर देखता है और पता चलता है कि पेड़ पर एक ज़ॉम्बी लटका हुआ था। अगले ही पल वो ज़ॉम्बी नीचे आ गिरता है। मिडिल पार्ट वाला लड़का पोनीटेल लड़की को लेकर पूरी ताकत से भागने लगता है, लेकिन उसके पैर में लगी चोट की वजह से वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाता। तभी पेड़ से गिरा हुआ ज़ॉम्बी उनके पीछे आ जाता है और दोनों को जमीन पर गिराने की कोशिश करता है। मिडिल पार्ट वाला लड़का तुरंत उसे लात मारकर दूर कर देता है, लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बी फिर उठ खड़ा होता है और उसकी टांग पर हमला कर देता है। इसी दौरान बाकी ज़ॉम्बीज भी वहां पहुंच जाते हैं। आवाज सुनकर कई लड़के तुरंत पीछे लौटते हैं और मिडिल पार्ट वाले लड़के को जबरदस्ती वहां से खींच कर ले जाते हैं, लेकिन पोनीटेल लड़की वहीं पीछे रह जाती है। अब वो अकेली ज़ॉम्बीज की भीड़ के सामने खड़ी थी। बाकी सर्वाइवर्स भारी मन से वहां से निकल जाते हैं और तेजी से लाइब्रेरी की तरफ भागते हैं। आखिरकार वे लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां कैप वाले ग्रुप से भी उनकी मुलाकात हो जाती है। कुछ ही देर बाद एनिंग और उसका भाई एनोंग भी आखिरकार आमने सामने आ जाते हैं। दोनों भाई बहन इतने समय बाद एक दूसरे को सुरक्षित देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। उधर बाकी लड़के तुरंत लाइब्रेरी के मेन एंट्रेंस को बंद करके उसे अंदर से सिक्योर करने लगते हैं। अब एजिन की बात सही साबित हो चुकी थी। लाइब्रेरी में फिलहाल लगभग कोई ज़ॉम्बी नहीं था, इसलिए इस पूरे केओस के बीच ये जगह उनके लिए सबसे सुरक्षित शेल्टर साबित हो सकती थी। लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। लॉन्ग हेयर्ड श्याओमई एक बार फिर अपने पिता को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार फोन पर सिग्नल ही नहीं था। तभी शॉर्ट हेयर्ड लड़की सभी को याद दिलाती है कि गवर्नमेंट ने पहले ही वार्निंग जारी कर दी थी। इन्फेक्टेड एरिया में सिर्फ फोन नेटवर्क ही बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि पानी और बिजली की सप्लाई भी काट दी जाएगी। ये सुनते ही सभी के चेहरे उतर जाते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि ये सिर्फ ज़ॉम्बी
ज़ॉम्बी आउटब्रेक नहीं रहा, ये पूरी तरह से एक एंड ऑफ द वर्ल्ड सर्वाइवल सिचुएशन बन चुकी थी। अब लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद एसंग कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता जरूर ढूंढना होगा, क्योंकि अगर पानी और बिजली दोनों बंद हो गए तो वो लोग इस जगह पर ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन एजिन तुरंत उसकी बात काट देता है। उसका कहना था कि इस वक्त बाहर निकलना और भी ज्यादा खतरनाक होगा। अगर वो अभी बाहर गए तो ज़ॉम्बीज के बीच फंसकर उनकी मौत और जल्दी हो सकती है। इसलिए उसके हिसाब से सबसे सही तरीका यही था कि वो यहीं रुकें, बाहर मौजूद लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करें और रेस्क्यू का इंतजार करें। तभी ग्लासेस वाला लड़का हाथ में एक रेडियो लेकर वहां आता है। उसका अंदाजा था कि शायद ये रेडियो रेनोवेशन का काम करने वाले वर्कर्स यहाँ छोड़ गए होंगे। रेडियो पर लगातार गवर्नमेंट की इमरजेंसी अनाउंसमेंट चल रही थी। अनाउंसमेंट में बताया जा रहा था कि यूनिवर्सिटी के आसपास के पूरे एरिया को मिलिट्री ने आइसोलेट कर दिया है और सबसे बड़ी खबर ये थी कि आज रात 8:30 बजे से इस पूरे एरिया की वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दी जाएगी। गवर्नमेंट ने सभी सर्वाइवर्स को ज्यादा से ज्यादा ऊंची जगहों पर पहुंचने की सलाह दी थी, क्योंकि मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स दिन के समय उन लोगों को रेस्क्यू करने वाले थे जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। ये सुनकर लाइब्रेरी में मौजूद सभी लोगों के मन में एक सवाल उठने लगता है। अगर गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी के आसपास पूरे एरिया को आइसोलेट कर दिया है तो क्या इसका मतलब यही यूनिवर्सिटी इस वायरस के फैलने की असली शुरुआत थी? लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि यहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को पहले से इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। तभी एसंग को लाइब्रेरी की टॉप फ्लोर पार्किंग एरिया याद आती है। उसका कहना था कि अगर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए आएगा तो वो लोग वहीं जाकर उसका इंतजार कर सकते हैं। लेकिन एनिंग को लगता है कि सिर्फ खुद को इन्फॉर्मेशन देना काफी नहीं है। उसे लगता है कि ये खबर बाकी सर्वाइवर्स तक भी पहुंचानी चाहिए। एसंग तुरंत इस आइडिया का विरोध करता है। उसका मानना था कि अगर सबको यहाँ बुलाया गया तो लाइब्रेरी में अननेसेसरी भीड़ जमा हो जाएगी और इससे प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं। लेकिन एजिन इस बार एनिंग के प्लान का पूरा सपोर्ट करता है। इसी बीच कैप वाली लड़की दोनों लड़कों को बहस करते हुए देखती रहती है। वो सरकास्टिकली कहती है कि सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि आखिर में मरना तो है ही। उसका कहना था कि ज़ॉम्बी मूवीज में जब भी कोई बेवकूफी भरा डिसीजन लेता है तो सबसे पहले मुसीबत में वही साइड कैरेक्टर्स आते हैं। उसकी ये बात वहाँ मौजूद लगभग सभी लोगों को बुरी लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक साथ पूरे ग्रुप को नाराज कर दिया हो। लेकिन एनिंग इन सब की परवाह किए बिना सीधे दूसरी मंजिल के ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ चली जाती है। वहां पहुंचकर वो पूरे स्कूल के अनाउंसमेंट सिस्टम को ऑन करती है। फिर रेडियो में मिली गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन को सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाना शुरू करती है। एनिंग की आवाज पूरे स्कूल में गूंजने लगती है। वो सभी स्टूडेंट्स से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके रूफ पर पहुंचे और मिलिट्री हेलीकॉप्टर का इंतजार करें। लेकिन एनिंग अभी और इंफॉर्मेशन देने ही वाली होती है कि तभी एनियन भी स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में आने के लिए अनाउंस करने लगता है। उसका कहना था कि इस वक्त लाइब्रेरी पूरे स्कूल की सबसे सेफ जगह है। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट खत्म होता है, ब्रॉडकास्ट रूम की सारी लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं। गवर्नमेंट की बताई हुई वाटर और इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन अब शुरू हो चुकी थी। अब तक जो ज़ॉम्बीज रोशनी वाली जगहों के आसपास घूम रहे थे वो भी धीरे धीरे अंधेरे में फैलने लगते हैं। कुछ ही पलों में ज़ॉम्बीज अलग अलग दिशाओं में गायब होने लगते हैं। उधर स्कूल की अलग अलग जगहों पर छिपे सर्वाइवर्स अभी भी अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। जब उनकी नजर दूर लाइब्रेरी की तरफ जाती है, उनके चेहरों पर राहत नहीं बल्कि एक अलग ही तरह का गुस्सा नजर आता है। उन्हें पता चल चुका था कि लाइब्रेरी में बाकी सर्वाइवर्स को सेफ शेल्टर मिल गया है। इसी बीच कुछ देर पहले जिस पोनीटेल वाली लड़की को ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था, वो अचानक अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे जमीन से उठती है और बाकी ज़ॉम्बीज की तरह उनके साथ चलने लगती है। अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। दूसरी तरफ लाइब्रेरी के अंदर श्याओमई अभी भी लगातार अपने पिता को फोन करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अब पूरे एरिया में सिग्नल बंद हो चुका था, इसलिए उसका कॉल कनेक्ट होना इम्पॉसिबल था। फिर भी वो बार बार कोशिश करती रहती है। शॉर्ट हेयर्ड लड़की उसे समझाने के लिए उसके पास जाती है और उसे काम करने की कोशिश करती है, लेकिन श्याओमई गुस्से में उसे ही सुनाने लगती है। उसका पिता स्कूल के मेन गेट के पास ही अपना स्टॉल लगाता था। ऊपर से उसके पैरों में भी प्रॉब्लम थी, इसलिए श्याओमी को डर था कि अगर उसके पिता ने पूरे
दूसरे दिन फोन नहीं उठाया तो उनके साथ कोई बड़ा हादसा हो चुका होगा। कैप वाली लड़की ये सब देखकर अपना पेशेंस खो देती है। वो शाओमी से कहती है, अगर तुम्हें अपने पिता की इतनी चिंता है तो खुद जाकर उन्हें ढूंढ लो। ये सुनते ही माहौल और ज्यादा गर्म हो जाता है। शॉर्ट हेयर्ड लड़की तुरंत शाओमी का साइड लेते हुए कैप वाली लड़की को जवाब देती है। अगर बाकी लोग बीच में आकर दोनों को नहीं रोकते तो शायद दोनों उसी वक्त आपस में भिड़ जाती। तभी एजिन शाओमी के पास जाता है। वो उसे शांत कराने की कोशिश करता है और धीरे से उसे समझाने लगता है कि अभी सबसे जरूरी चीज उसकी सेफ्टी है। लेकिन बाहर का माहौल लगातार और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। एजिन ने कुछ ही शब्दों में शाओमी को शांत कर दिया। उसका इतना केयरिंग और जेंटल बिहेवियर देखकर ए निंग भी बार बार उसकी तरफ देखने लगती है। लेकिन पास बैठा ए संग ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। तभी अचानक ए नोंग तेजी से हॉल के अंदर आता है और हाथ के इशारे से सबको विंडो की तरफ देखने के लिए कहता है। सभी लोग तुरंत विंडो के पास पहुंचते हैं। नाइट विजन कैमरा से बाहर देखने पर उन्हें एक बेहद अजीब नजारा दिखाई देता है। सारे ज़ॉम्बीज जैसे किसी ने उन्हें एक ही जगह जाने का ऑर्डर दिया हो, उसी डायरेक्शन में एक साथ आगे बढ़ रहे थे। ये देखकर सबके मन में एक नया सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज टीवी और मूवीज में दिखने वाले नॉर्मल ज़ॉम्बीज जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हैं या फिर किसी दूसरे तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, वरना इतने सारे ज़ॉम्बीज बिना किसी कंफ्यूजन के एक ही डायरेक्शन में इतने परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड तरीके से कैसे जा सकते थे। लेकिन ए निंग का मानना था कि अभी इन बातों पर डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। अगले दिन उन्हें लाइब्रेरी की टॉप फ्लोर पार्किंग पर जाकर मिलिट्री हेलीकॉप्टर का इंतजार करना था। इसलिए बेहतर यही होगा कि सभी लोग जल्दी सो जाएं और अपनी एनर्जी बचा कर रखें। बाकी लोग भी उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन ये कहना आसान था। जिस सिचुएशन से वो लोग पहली बार गुजर रहे थे उसमें भला किसी को चैन की नींद कैसे आती। पूरी रात डर और टेंशन में गुजर जाती है और देखते ही देखते आसमान में रोशनी फैलने लगती है। सुबह हो चुकी थी। ए संग को लगता है कि अब निकलने का वक्त आ गया है। वो सभी को अलग अलग जाकर वेपन्स और यूजफुल सामान ढूंढने के लिए कहता है। 7 बजे तक वापस लाइब्रेरी में मिलना था। इसके बाद सभी मिलकर टॉप फ्लोर पार्किंग एरिया की तरफ जाएंगे, जहां उन्हें हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का इंतजार करना था। बाकी लोग अलग अलग डायरेक्शंस में निकल जाते हैं, लेकिन ए संग सिर्फ एजिन को रोक लेता है। वो उसे साफ वार्निंग देता है कि बेहतर होगा कि वो ए निंग से थोड़ा दूर रहे। एजिन को ये बात सीधा चैलेंज लगती है, लेकिन ए संग उसे देखकर हंसता है और कहता है कि वो ए निंग के बारे में कुछ नहीं जानता। असल में ए निंग पहले ही प्रोफेसर से एक एग्रीमेंट कर चुकी थी। दोनों सीक्रेटली एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसका कनेक्शन ए निंग की माँ को हुई अजीब बीमारी से भी था। मतलब ए निंग की माँ की बीमारी और इस पूरे मिस्ट्री के बीच कोई कनेक्शन हो सकता था। उधर बाकी स्टूडेंट्स पूरे स्कूल में वेपन्स तलाशने के लिए अलग अलग जगहों पर फैल चुके थे। कैप वाली लड़की को अचानक एक टूल बॉक्स मिल जाता है। वो खुशी से अपने साथी को बुलाती है, लेकिन तभी उसकी नजर विंडो के बाहर चली जाती है और वो वहीं रुक जाती है। दूसरे स्टूडेंट्स को भी कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उन्होंने लाइब्रेरी के सारे एंट्रेंसेस तो प्रॉपर्ली बंद कर दिए थे, फिर ये ज़ॉम्बीज अंदर आए कैसे? वे हॉल के दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है जो वहाँ आराम से फ्लोर साफ कर रहा था। कुछ सेकंड तक सभी उसे देखते रह जाते हैं, फिर उन्हें पूरी बात समझ आती है। ये ज़ॉम्बीज कोई बाहर से घुसने वाले रैंडम लोग नहीं थे। ये उसी स्कूल के स्टाफ और वर्कर्स थे। इनके पास पहले से एक्सेस कार्ड्स थे, इसलिए एम्प्लॉय एंट्रेंस से अंदर आना इनके लिए मुश्किल नहीं था। अब सर्वाइवर्स के सामने एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी। जिन रास्तों से उन्हें आगे जाना था, उन सभी रास्तों पर ये ज़ॉम्बीज अपने काम में लगे हुए थे। मतलब रास्ता ज़ॉम्बीज ने नहीं, बल्कि उनके पुराने एक्सेस कार्ड्स ने खोल दिया था। इसी बीच शॉर्ट हेयर्ड लड़की डिसाइड करती है कि वो विंडो से बाहर निकलकर दूसरे रास्ते से हॉल तक पहुंच जाएगी। लेकिन तभी शाओमी के फोन का अलार्म बज उठता है। प्रॉब्लम ये थी कि फोन का टच स्क्रीन गिरने की वजह से खराब हो चुका था। शाओमी चाहकर भी अलार्म बंद नहीं कर पा रही थी। कुछ ही सेकंड्स में उस तेज आवाज ने आसपास मौजूद ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। शॉर्ट हेयर्ड लड़की के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। वो तुरंत विंडो से बाहर जंप करके भागने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत तेजी से उसका पीछा करते हैं और आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं। उधर इस पूरे मेस की वजह बनने वाली शाओमी अभी भी अपना फोन फेंकने के लिए तैयार नहीं थी। उसके पीछे ज़ॉम्बीज की भीड़ बढ़ती जाती है और देखते ही देखते वो एक लंबी लाइन की तरह उसका पीछा करने लगते हैं। शाओमी किसी तरह रास्ता बदलते हुए विंडो से बाहर निकलती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी नजर सामने पड़े शॉर्ट हेयर्ड लड़की पर जाती है। वो ज़ॉम्बी के हमले का शिकार हो चुकी थी। शाओमी डर के मारे चीख उठती है और बिना रुके वहां से भागती रहती है। लेकिन भागते भागते उसकी मुलाकात फिर से ए निंग और बाकी सर्वाइवर्स से हो जाती है। अब एक तरफ उन्हें टॉप
फ्लोर पार्किंग तक पहुंचकर हेलीकॉप्टर रेस्क्यू का इंतजार करना था और दूसरी तरफ स्कूल में ज़ॉम्बीज पहले से कहीं ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुके थे। ऊपर से एनिंग की मां की मिस्टीरियस बीमारी और प्रोफेसर का सीक्रेट प्रोजेक्ट भी अब इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में ले जा रहा था। क्या एनिंग और बाकी सर्वाइवर्स सच में टॉप फ्लोर तक पहुंच पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मिलिट्री हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने आएगा या फिर इस यूनिवर्सिटी में छिपा असली राज उनके सामने आने वाला है? अगर आपको इस कहानी का अगला पार्ट जानना है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली कड़ी में कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मिलते हैं अगले पार्ट में।